कायनात की मिसाल एक लामतनाही और वसी बुलबुले की तरह है जो मुसलसल फैलती जा रही है। लेकिन ये कितनी तेज़ी से फैल रही है, ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसान को हैरान कर रहा है। आज साइंसदानों के पास इसका अंदाज़ा हबल कांस्टेंट की सूरत में तो है, जो हमें कम से कम ये बताता है कि वो नंबर जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि कहकशां कितनी तेजी से एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। लेकिन इस नंबर में एक बड़ा राज छुपा हुआ है। मैं आपको लेकर चलता हूँ हबल टेंशन की तरफ, एक ऐसा तनाव जो कायनात के बारे में हमारी समझ को हिला कर रख रहा है। कायनात के फैलने का ख्याल सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन की मसावात से, उनके नज़रियात से उभरा, जिन्होंने कायनात की बड़ी सात को समझने के लिए एक बुनियाद फराहम की। फिर 1929 में एक अमरीकी साइंसदान और माहिर फल्कियात एडविन हबल ने अमली तौर पर यह साबित किया कि कहकशाएं वाकई हमसे दूर जा रही हैं, और जो कहकशां हमसे ज्यादा दूर है वो ज्यादा तेजी से और दूर होती जा रही है, और जो कहकशां हमारे करीब है वो कम तेजी से दूर हो रही है। ये हबल कानून कहलाया और इससे कायनात के फैलने की रफ्तार को नापने के लिए बहुत मदद मिली। मैं आपको यहाँ पर एडविन हबल की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ और उनके ग्राफ भी दिखा रहा हूँ, जिसके जरिए हम हबल कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। जब हम हबल कांस्टेंट की बात करते हैं तो हमारा इब्तदाई अंदाज़ा हबल कांस्टेंट का आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा था। शुरू में जब हबल कांस्टेंट को निकाला गया तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। 20वीं सदी में जैसे जैसे माहिर फल्कियात आते रहे, जिसमें वाल्टर बेटे है और उसके अलावा बहुत से और भी साइंसदान हैं, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हबल कांस्टेंट पर बहुत ज़्यादा काम किया और इसकी वैल्यू कम होती गई। हम ये जानते हैं कि साइंसदानों ने वक्त गुजरने के साथ साथ हबल कांस्टेंट पर बहुत ज़्यादा बहस की। कुछ का ख्याल ये था कि हबल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 100 किलोमीटर पर सेकंड मेगा पार्सेक है, जबकि बाकियों का ये ख्याल था कि ये तकरीबन 50 किलोमीटर पर सेकंड मेगा पार्सेक है। तो ये साइंसदानों के बीच में भी एक इख्तलाफ की वजह थी। इसकी मदद से साइंसदानों ने एक मॉडल तैयार किया जिसे लैम्ब्डा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल या लैम्ब्डा सीडीएम मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल कायनात के बारे में बताता है कि कायनात 13.8 अरब साल की तारीख रखती है, उसे मुकम्मल तौर पर बयान करता है ये मॉडल, और उसमें 68% के करीब डार्क एनर्जी है, जबकि 27% के करीब डार्क मैटर है, और बाकी जो 5% रह जाता है उसमें सितारे हैं, सयारे हैं और हम मौजूद हैं। ये मॉडल कायनात की साथ और उसके इर्तिका के बारे में बहुत सी पेशन गोइयां करता है और अब तक यह गैर मामूली तौर पर कामयाब रहा है। लैम्ब्डा सीडीएम मॉडल को कामयाबी के बावजूद एक गहरा मसला दरपेश है, और यह मसला है हबल तनाव या हबल टेंशन। ये इस वक्त पैदा होता है जब हम कायनात के फैलने की रफ्तार को नापने की कोशिश करते हैं। दो मुख्तलिफ तरीकों से कायनात के फैलाव को नापा जा रहा है और दोनों तरीकों से कायनात के फैलाव का जो रेट है वो मुख्तलिफ आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर नीले रंग से और लाल रंग से जो ग्राफ दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू वक्त के साथ साथ बदलती जा रही है और इनमें फ़र्क आता जा रहा है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं कि दो मुख्तलिफ जावियों से हबल तनाव मुख्तलिफ क्यों नज़र आता है। जब हम कायनात की शुरू की इब्तदाई रोशनी को देखते हैं, जिसे कॉस्मोस माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है, तो हमें नज़र आता है, और फिर साथ हम लैम्ब्डा सीडीएम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हबल कांस्टेंट की वैल्यू 67 से लेके 68 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगापास्कल हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ हम जब कायनात की रफ्तार भी देखते हैं, जब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आज से 14 अरब साल के करीब पहले कायनात पैदा हुई, तो उससे भी हमें यही नज़र आता है कि जो फैलने का रुझान है उसमें जो हबल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 67 से 68 तक मौजूद है। लेकिन जब हम टेलीस्कोप के ज़रिए दूर के सितारों को देखते हैं, स्टैंडर्ड कैंडल्स को देखते हैं, सुपरनोवा को देखते हैं और ऐसे स्टार्स को देखते हैं जिससे हमें फासलों का तयन कर सकते हैं, तो हमें पता चलता है कि हबल कांस्टेंट की वैल्यू 74 से 73 किलोमीटर पर सेकंड मेगा पार्सेक हो सकती है। अब एक तरफ तो हमारे पास 67 और दूसरी तरफ हमारे पास 74 के
वैल्यू आ रही है हबल कांस्टेंट में, जिनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इतना फ़र्क एक तारीख़ी सवाल पैदा करता है, और वो ये कि आखिर इनमें से दोनों वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू ठीक है और इनमें ये तज़ाद क्यों है। ये ज़ाहिर करता है कि जो चीज़ें हम बुनियादी कांस्टेंट के बारे में लेते हैं, हम ये समझते हैं कि कायनात के बुनियादी कांस्टेंट बिल्कुल एक तरह के रहते हैं, चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए उस पर उसका भी सरे नौ जायज़ा लेना चाहिए। ये साइंसी अमल में किसी खामी की निशानदेही नहीं करते, बल्कि इसकी तकरारी और ख़ुद को दुरुस्त करने वाली नोयत का सबूत है। ये सूरत हाल थॉमस कोहन के पैराडाइम शिफ्ट के तसव्वुर से मुताबिकत रखती है। मैं आपको यहाँ पर कोहन का साइक्लिक मॉडल दिखा रहा हूँ, जो कि हमें ये बताता है कि जहाँ साइंस एक तस्लीम शुदा फ्रेमवर्क, जिसे हम लैम्डा सीडियम कहते हैं, उस मॉडल के अंदर काम करती है, लेकिन साथ साथ हमें उस मॉडल की बेज़ाब्तियाँ भी पता चलती हैं। वो मॉडल सारी चीज़ों को पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता, तो ये एक बहरान का बायस बन सकती है, जो बिल आखिर एक साइंसी इनकलाब या पैराडाइम शिफ्ट पर ख़त्म हो सकती है। तो जब भी हम मॉडल बनाते हैं, उस मॉडल में एक बहरान ज़रूर आता है बाज़ुकात, जब हम मुशाहिदा करते हैं, और फिर उसके साथ साथ उसमें एक चेंज आती है, एक पैराडाइम शिफ्ट आती है, जो कि आपको साइकिल से भी नज़र आ रहा है। और जब ये पैराडाइम शिफ्ट आती है, तो उसके बाद हमें साइंस में तब्दीली रूनुमा होती हुई नज़र आती है, हमें मॉडल बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। हबल कांस्टेंट बिल्कुल ऐसी ही एक बेज़ाब्तगी है, जो कि लैम्डा सीडीएम के बारे में, इस थ्योरी के बारे में हमें बता रहा है कि इसे पैराडाइम शिफ्ट की तरफ हमें लेकर जाना पड़ेगा, हमें इसको बदलना पड़ेगा। ये फ़र्क सिर्फ एक छोटी सी गलती के तौर पर नहीं है, ये शुमारियाती तौर पर इतना अहम है कि इसे 5 सिग्मा गोल्ड स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा समझा जाता है। इस फ़र्क को हम छोटा ना समझें, बल्कि ये जो फ़र्क हमें हबल कांस्टेंट में नज़र आ रहा है, ये हमें 5 सिग्मा गोल्ड स्टैंडर्ड के करीब जाता हुआ महसूस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फ़र्क महज इत्तेफाकी नहीं है, बल्कि अगर इस फ़र्क की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया जाए, चांसेस कैलकुलेट किया जाए, तो 0.0006% से भी कम चांसेस हैं कि इसकी वैल्यू में इतना ज़्यादा तज़ाद आए। तसव्वुर करें कि आप एक डाइस को बार बार फेंक रहे हैं और हर मरतबा उस डाइस पर 6 आ रहा है। आप 1 मरतबा फेंकेंगे, 2 मरतबा, 4 मरतबा, 10 मरतबा फेंकेंगे, और फिर आप सोचेंगे कि क्या वजह है, इतने इत्तफाकात इकट्ठे नहीं हो सकते, ज़रूर यहाँ पर कोई मसला है, इस एक्सपेरिमेंट में कोई चीज़ गलत है। बिल्कुल इसी तरह जब साइंस में कोई भी चीज़ 5 सिग्मा को पार करती है, तो उसे एक नई दरियाफ्त के तौर पर लिया जाता है। हम ये समझते हैं कि जो हबल टेंशन है, जो कि हबल कांस्टेंट के बीच में फ़र्क हमें नुमाया नज़र आता है, ये 5 सिग्मा की तरफ जा रहा है, और ये इस बात का मजबूत इशारा है कि कायनात के बारे में हमारी समझ में कुछ बुनियादी तौर पर चीज़ें मुकम्मल नहीं हैं। ये बराह रास्त कौनियत के गोल्ड स्टैंडर्ड मॉडल को चैलेंज भी करता है, और ये सूरत हाल तजवीज़ करती है कि मौजूदा कायनाती मॉडल नामुकम्मल हो सकते हैं, या ये कि नई तबीयत, नई फ़िज़िक्स अमली तौर पर मुमकिन है। ये मंजरनामा कार्ल पोपर के फॉल्सिबिलिटी यानी गलत साबित करने की सलाहियत के फ़लसफ़े से भी मुताबिकत रखता है। पोपर का कहना है कि एक साइंसी नज़रिया तभी साइंसी कहलाते हैं जब उसे गलत साबित करने का इम्कान मौजूद हो। अगर साइंसी नज़रिए को गलत साबित करने का इम्कान मौजूद नहीं है, तो वो साइंसी नज़रिया नहीं हो सकता। अगर लैम्डा सीडियम मॉडल अपनी बहुत सी कामयाबियों के बावजूद 5 सिग्मा तज़ाद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो इसका ये मतलब है कि हमें एक नए मॉडल की ज़रूरत है, क्योंकि इस मॉडल को बड़े अहम तरीके से फॉल्सिफाई किया जा रहा है। अब साइंसदान ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो डाटा हमारे पास आ रहा है, वो हमारी कायनात की इस वक्त की समझ को चैलेंज कर रहा है, हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या कायनात को हम सही तरीके से समझ रहे हैं, हमारे तबैयात के जो कवानीन है वो कायनात को सही तरीके से बयान कर रहे हैं, या हमें नई फ़िज़िक्स की ज़रूरत है, हमें नए कवानीन की ज़रूरत है, हमें नए मॉडल्स की ज़रूरत है, जो कि इस फॉल्सिफाई थ्योरी को बेहतर तरीके से बयान कर सकें। अगली किस्त में हम ये जानेंगे कि साइंसदान कायनात के फैलने की रफ्तार को कैसे नापते हैं, और वो कौन से कायनाती शमें हैं जिनकी मदद से हम कायनात में फासलों का तयन करते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इनको दूसरों तक पहुंचा दीजिए।